जहां हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। आज का जो टॉपिक है वह है घनी एकक कोशिकाओं के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 3 प्रकार की घनी एकक कोशिकाएं हमारे यहाँ है। पहली जो है वो आद्य घनी एकक कोशिका है, दूसरी है जो वो है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, और तीसरी जो है वह है फलक केंद्रित एकक कोशिका। 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में हमको विस्तृत रूप से पढ़ना है। उसका समन्वय संख्या क्या होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या क्या होती है, और उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, संकुलन क्षमता क्या होती है, और ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी जानना है। तो इसको सबको समझने से पहले हम लोग शुरू करते हैं घन से। घन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घन क्या होता है, क्योंकि घनी एकक कोशिका को पढ़ना है तो घन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको होना तो लाजमी है। देखते हैं घन क्या है। यह है घन। घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। एंगल इसको बोलते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ए अल्फा होता है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और ये कोर होती हैं 1 2 3 एक्स वाई जेड एक्सिस में। ये फलक होते हैं 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। तो हम लिखते हैं इधर घन में कोनों की संख्या। कोने कितने होते हैं? कोने 8 होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, अगर हम ये जो घन है इसके बगल में दोनों तरफ, चारों तरफ, और इसके ऊपर भी घन को लाद दें, एक के ऊपर एक रख दें, तो एक कोना कितने घन के साथ साझा करेगा? जैसे एक रूम है, इसके बगल में एक रूम रख दो, इसके पीछे, उसके पीछे, इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर और उसके ऊपर, सबके ऊपर ऊपर एक एक रूम रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम एक कोने से जुड़े होंगे। तो एक कोना कितने में शेयर होगा? 8 में शेयर होगा। एक कोना कितने में शेयर होगा? 8 क्यूब में शेयर होगा। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसके आधार पे ही हम लोग आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कोना कितने क्यूब में शेयर होता है? 8 क्यूब में। तो मतलब एक कोने का कितना भाग एक क्यूब में होगा? 1/8 भाग में। एक कोना शेयर कितने में हो रहा है? 8 क्यूब में। तो एक कोने का 1/8 भाग होगा तुम्हारे 1 क्यूब में। दूसरा जो है फलक। फलक मतलब दीवार। अगर किसी कमरे के इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर, सब जगह कमरे खड़े कर दिए जाएं तो उसकी एक दीवार कितने कमरों के साथ साझाकरण करेगी? ये दीवार के बगल में एक कमरा होगा, इसके इधर एक कमरा है, मतलब 2 कमरे में साझा होगा। तो फलक 2 क्यूब में, 2 घन में साझा करते हैं। फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। और साझा कितने में होते हैं? 2 क्यूब में, 2 घन में, 2 क्यूब में ना। फलक 2 क्यूब में साझा होते हैं। उसके बाद इसमें कितने किनारे होते हैं? एज कितनी होती है? तो एज गिनने के लिए हम एक कमरा देखते हैं। कमरे की नीचे के फर्श के चारों किनारे 1 2 3 4, ऊपर के 1 2 3 4, उसके बाद इस दीवार वाले 2, इस दीवार वाले 2, कितने किनारे हो गए? 12। तो कोर कितनी होती हैं? 12। और ये बताओ, थोड़ा थ्योरेटिकल है ये चीज़, तो हम लोग आराम से समझेंगे, फिर आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। ये सब क्यूब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्यूब के आसपास सब कुछ रख दिया जाए तो क्या होगा। कोर कितनी है? 12। अगर क्यूब के आसपास रख दें तो एक कोना कितने कोनों के साथ शेयर होगा? कमरे का एक कोना, जो ये है कोना, मतलब पूरी ये कोर कितने कमरों के साथ शेयर होगा? एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर। तो ये वाली जो कोने हैं 4 कमरों में शेयर होगी। तो कितने? 4 क्यूब में
साझा होगी। कोने वाली लाइन 4 कमरों में साझा होगी। ये सबको क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो कोने 8 कोने एक क्यूब में होंगे और एक कोना 8 क्यूब में शेयर होगा। एक कोना 8 क्यूब में शेयर होगा तो एक कोने का 1/8 भाग तुमको एक क्यूब में मिलेगा। फलक 6 फलक होते हैं और एक फलक 2 क्यूब में शेयर होगा, 2 क्यूब में शेयर होगा। कोर 12 होते हैं। कोर कितने होते हैं? 12। और एक जो किनारा होता है, एक कोना वाला किनारा जो होता है वो 4 कमरों में शेयर होता है। कैसे? मान लो ये किनारा है, इसका इधर वाला रूम, इधर वाला रूम, सामने वाला और इसके सामने वाला, 4 कमरों में एक कोर शेयर होता है। समझ गए बात? आगे जो इसमें हमको देखना है वह ये है कि यहाँ पे ए बी सी इसको बोलते हैं कोर या एज, और अल्फा बीटा गामा ये क्या है? एंगल्स हैं। इनके कोर के बीच के एंगल हैं। और इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? अगर हम ये एक कोर की लंबाई ए मान लें, कोर की लंबाई ए मान लें, कोर की लंबाई अगर ए है तो इसके फलक वाले विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? मैं कह रहा हूं कि ए ये वाला और ये वाला ए है, ये सब ए है, तो ये कितना होगा? ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, अगर नाम दे दूं इसको सी ए, तो सी ए स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। तो यहाँ से सी ए बराबर कितना आ जाएगा? √2a। तो फलक की जो लंबाई, फलक के विकर्ण की लंबाई √2a आएगी। फलक के विकर्ण की लंबाई कितनी आई? √2a। और अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि इसके पूरे क्यूब के विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी? बॉडी डायगोनल समझो, ऐसे दीवार में एक कोने कोने को मिला दो, एक कोने से दूसरे कोने को मिला दो तो फलक का विकर्ण हो जाएगा। और इस दीवार के कोने को सामने वाली दीवार के कोने से मिला दो, सामने वाले कोने से मिला दो तो क्या बन जाएगा? बॉडी डायगोनल या पूरे क्यूब का विकर्ण बन जाएगा। पूरे क्यूब का विकर्ण। उसकी लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई निकालने के लिए तुमको पता है 2 चीजें। एक तो ये पता है तुमको, इसको नया बना लेते हैं, कहाँ? यहाँ पे बना लेते हैं। ये ठीक, ये ए है, ठीक, ये भी ए है। और हमको निकालना क्या है? यहाँ से लंबाई निकालनी है यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो 2 चीज़ हमको पता है, ये पता है, ये पता है। और ये कितनी होगी? ये √2a होगी ना। ये फलक हो गया, फलक का विकर्ण हो गया। और हमको क्या पता है इसमें? ये पता है a, तो ये कितनी होगी? इसको मान लें ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? √3a। ये क्या आ गया? इसके बॉडी डायगोनल आ गया, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी, मतलब एक फलक के कोने से दूसरे फलक के कोने के बीच की विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? √3a। ये बात समझ में आई? तो आगे चले, फिर से एक बार देखते हैं। कोने कितने होंगे? 8 क्यूब में शेयर होंगे। फलक कितने होंगे? 6। कितने क्यूब में शेयर होंगे? 2 क्यूब में, उसके आसपास के। कोर कितने होंगे? 12। कितने क्यूब में शेयर होंगे? 4। कोर की लंबाई कितनी है? अगर a है तो फलक के विकर्ण की लंबाई √2a, और उसके बॉडी डायगोनल मतलब कि पूरे क्यूब के विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी? √3a। ये चीज़ें याद रखनी है, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है कि आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ,
ये हुई कुछ विकर्ण के बारे में, क्यूब के बारे में जानकारी। इतनी चीज़ें हमको पहले से पता होनी चाहिए। और क्यूब का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। अगर सारी भुजाएं ए हैं तो, अगर ए नहीं है तो आयतन कितना होगा, अगर ए बी सी है तो ए गुणे बी गुणे सी। इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। चलो यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट जो कोर्स की चीज़ है उसको पढ़ना है, लेकिन क्यूब के बारे में इतना याद रखना है, कोर ए, फलक के विकर्ण की लंबाई √2a और पूरे क्यूब के विकर्ण की लंबाई √3a आ रही है। ठीक, चलो घन के बारे में कुछ जानकारी हमको आ गई है। अब हमको जो पढ़ना है अपने कोर्स की चीजें, पहला है आद्य घनी एकक कोष्ठिका। आद्य घनी एकक कोष्ठिका। आद्य घनी एकक कोष्ठिका क्या होती है? आद्य को हम लोग पढ़े थे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जब सिर्फ कोने पर परमाणु उपस्थित होंगे तो उसको हम आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे। समझ पा रहे बात? और घन कह रहा है तो घन के कोने पे। इसका चित्र बना देते हैं एक बार, थोड़ा चित्र अच्छा नहीं बन पाता तो इसके लिए सिर्फ कोने पे उपस्थित होंगे अगर परमाणु तो उसको हम बोल देंगे आद्य। और ये घन है तो इसको आद्य घनी एकक कोष्ठिका कहेंगे। 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ना है। आद्य घनी एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। तो इसमें हम पहला चूज किए हैं आद्य घनी एकक कोष्ठिका। इसके बारे में कुछ चीजें हमको पढ़नी है। ठीक, इसमें पहला पॉइंट जो पढ़ना है, पहला पॉइंट पढ़ना है प्रभावी परमाणुओं की संख्या। प्रभावी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जिसको हम लोग जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड। प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या होती है? एक यूनिट सेल में कितना परमाणु आएगा। समझते हैं बात कैसे कह रहा है? इसको और अच्छे से अगर हम बनाएं, जैसे समझो ऐसे, दो एटम ऐसे, फिर उसके पीछे 2 एटम, फिर उसके ऊपर 2 एटम, उसके पीछे 2 एटम। अगर इसको मिला दें हम इसके सारे केंद्र को, थोड़ा तिरछा बना है लेकिन बना है। ठीक, क्या बन रहा है? घन बन रहा है ना। लेकिन कुछ परमाणु देखो इसके बाहर निकले हुए हैं। घन के अंदर पूरा पूरा परमाणु नहीं उपस्थित है, इसके बाहर उपस्थित है। तो कहाँ पे उपस्थित है? सिर्फ कोनों पर उपस्थित है। हर कोने पे अगर एक एक परमाणु उपस्थित है तो कितने परमाणु एक एकक कोष्ठिका के कोने पे हो गए? 8 कोने, 8 परमाणु। तो एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु उपस्थित हैं उसी को हम बोलते हैं प्रभावी परमाणुओं की संख्या या जेड। एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं की संख्या को ही हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके हर कोने पे एक एक परमाणु है और एक कोने पे जो परमाणु उपस्थित है उसका 1/8 भाग मिलेगा। तो 8 कोने पे 8 परमाणु उपस्थित हैं तो जेड बराबर क्या आएगा? 8 परमाणु हैं, 1/8 भाग मिल रहा है तो 8 गुणे 1/8 बराबर 1। तो एक एकक कोष्ठिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या 1 आ गई। कोना 8 में शेयर हो रहा है, इसका मतलब है कि उस कोने का 1/8 भाग मिलेगा, मतलब कोने पर उपस्थित परमाणु का 1/8 भाग मिलेगा। तो 8 गुणे 1/8, हर कोने पे एक है तो 8 परमाणु हुए, 8 गुणे 1/8 कर दोगे तो 1 आ गया। तो जेड बराबर 1। प्रभावी परमाणुओं की संख्या समझ में आई? एक यूनिट सेल में एक एकक कोशिका में प्रभावी परमाणु कितने हैं?
अगर तुम उसके हर कोने पे परमाणु रख रहे हो तो पूरा का पूरा परमाणु तुम्हारे यूनिट सेल में नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा परमाणु आपके यूनिट सेल में नहीं होगा, उस स्थिति में कितना परमाणु आपके एकक कोशिका में आएगा? कुछ कुछ भाग सबका आएगा, पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा? हर कोने पे एक एक है, कोने का 1/8 भाग तुमको एक एकक कोशिका में मिल रहा है। हाँ, तो 8 कोने पे 8 परमाणु, 8 परमाणु का 1/8 भाग कितना होगा? 1। तो 1 परमाणु मिल गया। प्रभावी परमाणुओं की संख्या हम लोग निकाल ली। ये बात समझ में आई सबको? चलो, ये समझ पाए कैसे कटा है। दूसरा जो इसमें पढ़ना है हमको वह है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या सहसंयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होती है? सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? किसी एक परमाणु के सबसे पास उपस्थित होने वाले परमाणुओं की संख्या, सबसे कम दूरी पर उपस्थित होने वाले परमाणुओं की संख्या। कोई एक परमाणु पकड़ लो, उससे सबसे कम दूरी पे कितने परमाणु उपस्थित हैं, उनकी संख्या को हम सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सबसे कम दूरी पे कौन सा होगा? ये वाला कितनी दूरी पे होगा? A। ये वाला कितनी दूरी पे होगा? A ना, इनके बीच की दूरी ये होगी, इनके भी बीच की दूरी ये होगी। और ये वाली कितनी होगी? ये फलक का विकर्ण है तो √2a। और ये वाली कितनी दूरी होगी? A, क्योंकि ये कोर है, कोर की लंबाई ये है। तो 1 2 3, 3 आ गए एक क्यूब के। इसके सामने भी ऐसे होगा ना, ये क्यूब है, जैसे एक कमरा है, तो कमरे के एक ऊपर, कैसे समझेंगे इसको? फलक है मान लो, फलक के तुमको क्या होता है, ये पकड़ लो, इसमें 1 2 3, और इसके पास ये है, ये है, ये है, ये 3 तो एक हो गए। ए दूरी पे भी है, ए दूरी पे भी है, ए दूरी पे भी है, ठीक। अब इसके सामने एक होगा यहाँ पे, ठीक, और एक इसके विपरीत दिशा में होगा, और एक इस डायरेक्शन में होगा ना। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई? 6। न्यूनतम दूरी पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? 6। मतलब ए दूरी पे, इसके सामने 1 2 3, ऐसे सामने इधर भी होगा और उधर भी होगा और इसके सामने इधर भी होगा। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए कोऑर्डिनेशन। ये बात समझ में आई? ये 3D ज्योमेट्री है तो इसको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। इसको अगर एक ढांचे से आप समझोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम एक माचिस की डिब्बी ले लें, माचिस की डिब्बी के बगल में एक डिब्बी जोड़ दें, उसके बगल में 2 2 डिब्बी जोड़ दें, तो देखेंगे कि एक कोने के कितने फलक जुड़ रहे हैं। डायरेक्ट इससे ए जुड़ा, इससे ए जुड़ा, इससे ए जुड़ा, ऐसे इसके सामने भी एक जुड़ेगा, एक उधर जुड़ेगा, एक उधर जुड़ेगा, तो कितने जुड़ेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 6। अगला जो इसमें पढ़ना है हमको वह है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में संबंध। तीसरा पॉइंट है ए और आर के बीच में संबंध। ए क्या है? कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। आर क्या है? परमाणु, परमाणु की त्रिज्या। यहाँ पे हम लोग ये बात मान रहे हैं कि अवयवी कण परमाणु है या स्फीयर है, परमाणु है या स्फीयर है, उनकी त्रिज्या आर मान रहे हैं। तो जब अभी इसको हम बनाए थे, ऐसे जब बनाए थे, तो देखोगे आप कि
देखो इसमें दो परमाणु आपस में टच कर रहे हैं, ये वाला दोनों टच कर रहा है, तो ये इसकी लंबाई कितनी होगी, ये कोर है तो कोर की लंबाई a, और ये लंबाई कितनी होगी, इसकी त्रिज्या है तो r, इसके केंद्र से इसके परिध की दूरी कितनी होगी r, ये भी r, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये पूरा a है और ये इतना r है, ये इतना r है, तो a बराबर 2r। कोर की लंबाई परमाणु की त्रिज्या के 2 गुना है। ये पूरा कोर हो गया, कोर की लंबाई हमको a पता है, इसकी त्रिज्या कितनी है r, इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो r प्लस r कितना हो गया 2r, 2r बराबर a बराबर 2r आ गई। ये बात समझ में आ गई, a और r के बीच में संबंध क्या आया, a बराबर 2r। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, पहला क्या पढ़े थे, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा a और r के बीच में संबंध। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगली चीज जो हमको पढ़नी है वह है चौथा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होती है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक रूम है और रूम पर किसी व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्ति को लेटा दो उसके फर्श पे, तो क्या पूरे फर्श को आदमी के द्वारा घेरा जा सकता है, नहीं, कुछ न कुछ उनके पैर के बीच में, हाथ के बीच में कुछ न कुछ स्पेस बचा रहेगा, सर के बीच में, गर्दन के बीच में कुछ न कुछ स्पेस बाकी रह जाएगा। तो फर्श का पूरा क्षेत्रफल मनुष्य के द्वारा जो लेटाया गया है नहीं घेरा गया, आदमी के द्वारा घेरा नहीं गया है, कुछ ना कुछ परसेंट खाली रह जाता है। तो जितना परसेंट आदमी के द्वारा घेरा गया है क्षेत्र, वही होती है उसकी संकुलन क्षमता। 3D में बात करें तो परमाणु के द्वारा घेरा गया क्षेत्र कितना परसेंट परमाणु क्षेत्र को घेर रहा है, वह उसकी संकुलन क्षमता होती है। पूरे आयतन का कितना आयतन परमाणु के द्वारा घेरा गया है, कितना प्रतिशत आयतन, उसी को हम बोल देते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या हुई, परमाणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत, परमाणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत। बहुत सिंपल सा फार्मूला बनता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, पीएफ से निकालते हैं। परसेंटेज पीएफ इज इक्वल टू होता है एक यूनिट सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या, एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन डिवाइड बाई एकक सेल, एकक कोशिका का आयतन, प्रतिशत निकाल रहे हो तो गुणे एक यूनिट सेल में कितना परमाणु है और उसका आयतन कितना है। मान लो एक यूनिट सेल में 2 परमाणु है तो 2 परमाणु का आयतन घेरेगा, बाकी बचा हुआ खाली रहेगा। एक यूनिट सेल का आयतन ले लो, उसमें कितना आयतन परमाणुओं के द्वारा घेरा गया है, परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन, तो परमाणुओं का आयतन आ गया, ये एक कोशिका का आयतन आ गया, गुणा सब कर दो बस। तो अगर हम आद्य एकक कोशिका की निकालें पीएफ, आद्य घनी एकक कोशिका का संकुलन क्षमता अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा, आद्य एकक कोशिका में यूनिट सेलों में परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक निकाले थे, जेड बराबर एक। एक यूनिट सेल का आयतन, एक परमाणु का आयतन कितना होगा, स्फीयर है, स्फीयर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सबको याद है 8 से। एकक कोशिका का आयतन कितना होगा, एकक कोशिका क्या है, क्यूब है, और क्यूब में सब कोर कितने हैं, ए, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। अभी हम लोग एक रिलेशन निकाले थे ए और आर में, ए इज इक्वल टू क्या निकाले थे, 2r, ए वैल्यू रख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए की जगह पे 2r रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 दूनी 8 गया,
कितना आ जाएगा π/6। इसकी वैल्यू कितनी आती है 52.4%। कितनी आती है 52.4%, क्योंकि 100 से गुणा है, 100 से गुणा है। कितना आ गया पैकिंग फ्रैक्शन 52.4। आध घनी एकक कोशिका की पैकिंग फ्रैक्शन, आध घनी एकक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी की पैकिंग फ्रैक्शन आई। कितना आया 52.4%। ये क्या आया जितना परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन वो आ गया। अब जो परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन है उसके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा खाली स्थान, उसको वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाइड। कितना बचेगा 47.6%। ये क्या होगा खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान। और ये क्या होगा परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान। 52.4% परमाणु कवर करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, और 47.6% खाली रहेगा। कुछ ना कुछ स्पेस जो खाली रहेगा, कितना खाली रहेगा 47.6%। ये बात समझ में आ गई। संकुलन क्षमता निकाल लिए। ये हर एकक कोशिका में हमको निकालनी है। यही 4 चीजों को हमको हर बार निकालना। पहले क्या निकाले हम लोग, पहले सीधे सीधे निकाल दिए कि प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। एक यूनिट सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकाले हम लोग समन्वय संख्या निकाले, सहसंयोजक संख्या। एक परमाणु के सबसे पास वाले कितने परमाणु होंगे, सबसे पास वाली दूरी पे उपस्थित परमाणुओं की संख्या, निकटतम दूरी पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। निकटतम परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो, उसके आसपास कितने हैं, कोर के लंबाई के बराबर जितनी दूरी पे हैं, कितने हो गए 6। उसके बाद क्या निकाले हम लोग ए और आर के बीच में रिलेशन। तो 2 परमाणु पकड़ लिए, कोर की लंबाई पे आ रहे हैं, कोर पे पड़े हुए थे, तो ए इक्वल टू 2 आ गया। फिर संकुलन क्षमता निकाल दिए। संकुलन क्षमता एकदम आसान, कितना % घेरे हैं। ये हुई आध घनी एकक कोशिका के बारे में हमको जानकारी मिल गई। इसके बाद जो दूसरी एकक कोशिका है, दूसरी एकक कोशिका है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बहुत आसान है, सब वही निकालना है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका। अंतः केंद्रित का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इंग्लिश में क्या बोलोगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको बना देते हैं, पहले देखते हैं कैसे होता है। इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित में क्या होता है हर कोने पे एक एक परमाणु होगा। बहुत सही, ये पहले बताया हूँ। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं एक बार देख के आएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद क्या होता है इसके बीच में, पूरे के बीच में, अंतः केंद्रित में क्या होता है हर कोने पे है और पूरे कमरे के बीच में एक बड़ी सी बॉल रख दो, तो ये क्या हो जाएगा अंतः केंद्रित। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई। हर कोने पे रख दो, ठीक, उसके बाद एक बीच में रख दो, तो अंतः केंद्रित आ गई। अब इसमें पहले क्या निकालेंगे प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। प्रभावी परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे, हर कोने पे है एक एक, कितने हो गए 8। 8 का कितना भाग आएगा, एक कोने का 1/8, तो 8 का 1/8, तो z बराबर निकालते हैं 8 कोने वाले हैं 8 गुणे 1/8 प्लस एक इसके केंद्र में जो बीच में है वो तो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल को मिल जाएगा। जो बीच में पड़ा हुआ है वो तो उसको पूरे का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी भाग उस यूनिट सेल के बाहर नहीं है, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो क्या होगा 1, 8 गुणे 8 1, कितना आ गया 2। z बराबर क्या आया 2। एक यूनिट सेल में परमाणुओं की कितनी संख्या आ गई 2। एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 2, z इक्वल टू 2। समझ में आया। 8 कोने पे 8 परमाणु, सबका 1/8 भाग, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका कितना है 1 2 3 4 5 6 8, 8 गुणे 1/8 प्लस 1, तो z बराबर आ गया
2, पहला निकालिए। दूसरा चलो देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन नहीं, पहले दूसरा है सहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, इसकी हिंदी थोड़ा देख लेना, समन्वय संख्या, सहसंयोजक संख्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर, ये याद रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? न्यूनतम दूरी पर उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, न्यूनतम दूरी पर उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को हम क्या बोल देंगे? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो न्यूनतम दूरी पे कौन सा उपस्थित होगा? देखो इसका बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल मतलब क्यूब का विकर्ण √3a, √3a, लेकिन ये कितनी दूरी पे होंगे? √3a/2। ये परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? √3a/2 होगी ना, पूरा √3a है तो इतना कितना होगा? √3a/2। और ये वाला कितना है? a, तो दूरी कौन वाली कम होगी? √3/2a। ये 1 से कम आएगा, इसका मान 1 से कम आएगा, ये तो पूरा 1a है, ये कितना आ जाएगा? 1 से कुछ कम आ जाएगा ना, ये 1 से कम आ जाएगा। तो ये दूरी न्यूनतम हो गई, ये वाली दूरी न्यूनतम हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से हर कोने की दूरी, बीच वाले से हर कोने की दूरी कितनी आएगी? √3a/2। बीच वाले परमाणु से हर कोने की दूरी कितनी आएगी? √3a/2। तो कितने कोने आएंगे? 8। तो कितने परमाणु मिलेंगे? 8। तो समन्वय संख्या कितनी आ गई? 8। सीएल नंबर कितना आया? 8। नहीं समझ पाए? बीच वाले परमाणु से कोने की दूरी √3a/2 जो कि न्यूनतम है, a से कम है, a का कुछ भाग है, तो √3a/2 एक कोना, दूसरा कोना भी उतना, तीसरा कोना भी, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 कोने हैं, 8 कोने पे एक परमाणु है, तो न्यूनतम दूरी पे कितने परमाणु हुए? 8 परमाणु हुए। 8 परमाणु हो गए तो समन्वय संख्या 8 आ गई। यही तो परिभाषा है कि न्यूनतम दूरी पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इनके साथ 8 परमाणु, समझ गए? 8वां। दूसरा अगला चलो देख लेते हैं, नोट करते चलना अपना पॉज करके। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में संबंध, ए और आर के बीच संबंध, ए और आर के बीच में संबंध क्या होगा? देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो तुम बीच में परमाणु रख देते हो तो ये कोने वाले कोई भी परमाणु एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि उसके बीच में घुसेड़ दिए तो सब में गैपिंग आ जाती है, सब में गैपिंग आ जाती है। लेकिन ये इसके जो बॉडी डायगोनल पे हैं तो ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। देखो इसको बता देते हैं कैसे, ये इसका तीनों का केंद्र, ये कौन सा है? ये लेंथ कौन सी है? क्यूब का विकर्ण, क्यूब का विकर्ण, बॉडी डायगोनल, ये कितना है? √3a/2। क्या बोल रहे हो? √3a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? अभी बताया था जब घन बताया तो उसमें बॉडी डायगोनल बराबर √3a, फलक का विकर्ण बराबर √2a, तो √3a आ गया। ये कितना है? r। ये कितना है? r। ये कितना है? r। ये कितना है? r। कितना हो गया? r कितना? 4r। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4r/√3। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। ये है क्या? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पर 3 परमाणु, इसका आधा, इसका आधा, ये पूरा, इसका आधा, इसका आधा, ये पूरा, ये हो गया 2r, ये r, ये r, कितना हो गया? 4r। तो √3a, इतना √3a है, बराबर क्या आ जाएगा? 4r। a बराबर 4r/√3। इतनी बात समझ में आई? ए और आर के बीच में संबंध। लास्ट इसमें देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बता चुका हूं क्या होता है, कितना % परमाणुओं के द्वारा घेरा गया है आयतन, कितना % परमाणुओं के द्वारा घेरा गया है आयतन, उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन।
चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। जेड कितना है, परमाणु, एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी आएगी, 2, और एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ गया, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटे एक यूनिट सेल का आयतन ए क्यूब गुणे, यही था पैकिंग फ्रैक्शन। परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का पूरा आयतन गुणे 100, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटे एक यूनिट सेल का आयतन गुणे 100। इतनी बात समझ में आई। अब इसको आगे चलो और हल करते हैं। 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग निकाले √3a बराबर 4r, तो a बराबर 4r अपान √3, अभी पहले निकाले थे। इसको लिखो 4/√3 r का होल क्यूब। अब इसको हल करो, 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब अपान 4/4 चौक 16 चौका 64 बटे 3 त्रिका 3 3√3 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा, ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 68%। कितनी आएगी, 68%, 68% आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हल करोगे, याद रखना है, वहां बैठ के हल नहीं करोगे पेपर में, कितना बड़ा कैलकुलेशन बैठ के करते रहोगे। 68% आती है किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की, घनीय एकक कोष्ठिका की, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आई, 68%। तो वाइड कितना आएगा, खाली स्थान 22%, 68 70 70 20 80, 22% आएगा, 32% आएगा ना, 68 70 30, हाँ 32%। वाइड कितना आ गया, 32%, 68% ये आ गया और 32% वाइड आ गई। पैकिंग फ्रैक्शन 68%, इसका मतलब परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन कितना आएगा, 68%। ये पॉइंट हो गए। तो हम लोग यहाँ तक आज कवर कर लेते हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका तक। अगला जो बचा हुआ है वो एक बचा हुआ है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये जो 2 चीज़ पढ़ाई गई है इसको रिपीट करते रहो और कवर करते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को भी देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें 3D में हैं, तो उनको इमेजिन करने के लिए आप कुछ चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, जैसे रूम का सहारा ले सकते हैं, या माचिस की डिब्बी को 4 6 8 इकट्ठा कर लो, उसको एक दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हो। तब तक देखते हो।